नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। एक प्रयोग कर रहे हैं हम। रविंद्र जैन साहब लगातार हमारी बातें करते हैं, हमसे सवाल करते हैं और 8 महीने से निरंतर वो प्रक्रिया उनकी जारी है। लेकिन इस बार हम उनसे सवाल करेंगे, उनकी खबर लेंगे। वो सबकी खबर लेते रहे हैं, इस बार अब हम उनसे खबर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र भाई। थैंक यू रिजवान भाई। किस तरह से देख रहे हैं मतदान प्रतिशत जो है अभी, जिस तरह से मतदान प्रतिशत लगता है कि पिछले बार से अधिक हो जाएगा इस बार, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश का जो ट्रेंड रहा है, हम 2013 और 18 के आंकड़े मेरे सामने रखे हुए हैं। 2013 में रिजवान भाई 72.6% मतदान मध्य प्रदेश में हुआ था, 72.6, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत 165 सीटें मिली थी। लेकिन 2018 में यह मतदान बढ़ के 3% अधिक हुआ और 75.6 हुआ, 3% पूरा बढ़ा, और उसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट के 109 रह गईं। तो हमें ऐसा लगता है कि 13 और 18 के बीच में 3% मतदान का बढ़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक रहा। तो उस समय यह माना गया था कि सत्ता विरोधी लहर रही होगी, लोगों में गुस्से में आके वोट डाला होगा। लेकिन यदि हम 2013-18 के बाद यदि 2023 की बात करें, आप और हम लगातार पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, देख रहे हैं माहौल, तो कोई सत्ता के पक्ष में बहुत ज़्यादा नहीं है। वो आज भी सत्ता विरोधी लहर तो दिखाई देती है हमको, और यदि ये मतदान बढ़ता है, लेकिन अभी हमें 1-1.5 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मुख्य चुनाव पदाधिकारी जो अनुपम राजन जी हैं, उनने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बजे तक के जो फिगर बताए हैं, उसमें 70%, 71% तक मतदान हो चुका है। 3 घंटे बाकी हैं। यदि ये मतदान 75 के अंदर रहता है तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक ही होगा, नुकसानदेह नहीं होगा। 75 से यदि 80 के बीच में जाता है तब भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ चिंता होगी। लेकिन एक बात और है कि हमें यह देखना पड़ेगा कि यह मतदान सत्ता विरोधी लहर का है या लाडली बहनाओं में भी उत्साह है। हमें जो खबरें आ रही है कि देहाती क्षेत्रों में अनेक ऐसे इलाके हैं, कुछ छोड़ दिया जाए ग्वालियर चंबल संभाग जहां पर तनाव है, इस बार महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में लाइन में लग के वोट डाल रही हैं। अब ये महिलाओं के वोट डालने का हमें ये भी अंदाज लगाना चाहिए कि लाडली बहना, जिस तरह से शिवराज जी ने इस बार महिलाओं को फोकस किया है, आधी आबादी पे फोकस किया है, यदि महिलाएं लाडली बहना के से प्रभावित होकर वोट डाल रही हैं तो इसका परिणाम बिल्कुल अलग आएगा। हो सकता है 2013 जैसा हो। लेकिन एक बात यह भी है कि इस बार गुस्सा भी बहुत है पब्लिक में, और यदि ये गुस्से का वोट है तो ये बिल्कुल पलट जाएगा। और बेशक आज की तारीख में ओपिनियन पोल वाले या सट्टा बाजार वाले या दूसरे लोग ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत कांटे का मुकाबला है, कुछ सीटों से कांग्रेस आगे है। आप और हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का संगठन है, जिस तरह का काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के यदि कांटे के मुकाबले संगठन के साथ एक चीज और जोड़ देते हैं, जिस तरह का साधन है, हाँ, साधन संसाधन सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है इस बार। और वो जितना खर्च कर सकते हैं आज की तारीख में, मेरे ख्याल है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी वही है और विश्व में सबसे ज्यादा खरीदने की कैपेसिटी भी उसी के पास है। तो निश्चित तौर पे अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि ये मतदान किसके पक्ष में जाएगा। शिवराज जी की बात कर रहे थे, लाडली बहना की आप बात कर रहे थे। लाडली बहना तो स्पष्ट है कि शिवराज जी लाए, लेकिन शिवराज जी को लाया जाएगा कि नहीं, ये अभी भी अस्पष्ट है। तो क्या इसके बाद भी कोई असर होता है ऐसी चीजों में? इसलिए कि कई तरह के फेस, कई तरह की चर्चाएं। शिवराज जी तो पीछे, तो बिल्कुल पीछे हो गए थे। शुरुआत में तो लाडली बहना का जिक्र भी नहीं हुआ था प्रधानमंत्री और उसके तरफ। तो क्या लगता है आपको, इससे भी कुछ ऊहापोह हो सकता है? देखिए रिजवान भाई, कभी कभी ये हाथ की रेखाएं बहुत काम करती हैं। हमने मार्च 2020 में भी सोचा था कि शायद ये बनेगा वो बनेगा, लेकिन शिवराज जी का लक ऐसा है, भाग्य ऐसा है। यद्यपि मैं आपको बता दूं, जिस तरह इस बार पार्टी हाईकमान का रुख रहा है, जिस तरह का बिहेव रहा है, शुरुआत में यदि आप देखेंगे तो शिवराज जी को लेकर उनका बहुत ही उदासीन टाइप था। लेकिन जब उनको लगा, मोदी जी की तीसरी रैली में मोदी जी को यह अनुभव हो गया था, यह एहसास हो गया था कि शिवराज जी की उपेक्षा मध्य प्रदेश में बड़ा नुकसान कर सकती है। तो आपने देखा होगा तीसरी रैली के बाद उनकी वो पत्र आ गया जिसमें उन्होंने लाडली बहना की तारीफ कर दी, शिवराज जी की तारीफ कर दी। धीरे धीरे जब टिकटों का वितरण हुआ उसमें भी शिवराज जी दिखने लगे। तो जिन शिवराज जी को आपने हंसिए पे भेज दिया वो आपकी मजबूरी बनते चले गए। और हमने ये देखा कि मध्य प्रदेश में आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास शिवराज जी से ज्यादा मेहनती व्यक्ति नहीं है। आज यदि आप वोटिंग करा लें बीजेपी के अंदर और यदि ये तय करते हैं कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, तो आप जानते हैं, मैं जानता हूं,
कम से कम 50 से 60% वोट शिवराज जी के पक्ष में जाएंगे। उनने अपनी छवि कुछ इस तरह की बना ली है। दरअसल मैं आपको बताता हूं रिजवान भाई, मैं पिछले 35 साल से भोपाल में जर्नलिज्म कर रहा हूं, और जब यहाँ मध्य प्रदेश में सुंदरलाल जी पटवा, लखीराम अग्रवाल जी और कुशाभाऊ ठाकरे की टीम यहाँ काम कर रही थी, तो इसका नाम जो था ना, भारतीय जनता पार्टी का फुल फॉर्म था भारतीय जैन बनिया पार्टी, भाजपा, इस तरह का नाम लिया जाता था। शिवराज जी के आने के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गरीब गरबाओं को जोड़ा, ओबीसी की पार्टी बनी, और शिवराज जी निश्चित तौर पे, हम उनसे व्यक्तिगत कुछ भी हम कहते रहे कि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ, बहुत सारी तमाम सारी चीज़ें उठती हैं, लेकिन शिवराज जी की सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है कि उन्होंने इस पार्टी को नीचे तबके तक पहुंचाया है। अब कम से कम पिछले 18 साल में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अब बनिया जैन की पार्टी है। आम आदमियों की बात करते रहे, आम आदमी वो है भी, और आम आदमी जैसे वो दिखते भी हैं। ये सब उनकी यूएसपी रही है, क्वालिटी रही है, आकर्षण उनके प्रति रहा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको लगता है कि शिवराज जी उसी तरह से हैं कि इनकी ज़रूरत भी है और इनसे दूरी भी बनानी है, कुछ इस तरह से इस चुनाव में होता रहा? दरअसल एक्चुअली क्या है, लंबे समय तक यदि आप भी एक स्थान पर बैठेंगे तो आपके प्रति भी उदासीनता हो जाएगी, और आपके ही परिवार के लोग कहने लगेंगे कि आप बहुत दिन हो गए। ऐसा ही शिवराज जी के साथ हो रहा है। शिवराज जी बेशक गरीबों के पाले में खड़े होकर खेलते हैं, मतलब एक तरह कहते हैं ना, हम किस पाले में खड़े होकर खेलना है, और उन्होंने अपनी छवि मामा की बना ली है, मामा नाना इस तरह की, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शायद उन्हें रिपीट नहीं करेगी। एक बात मैं बताता हूं, कल जब हम वहां से निकल रहे थे लिंक रोड नंबर 1 से, भोपाल का लिंक रोड नंबर 1 पर हम उनका जो पुराना बंगला है, बंगला नंबर 8, ये शिवराज जी को तब अलॉट हुआ था जब वो सांसद थे, और उस बंगले को अब उन्होंने डबल कर लिया है, 9 नंबर बंगला भी जोड़ लिया है। नंदू भैया भी समाहित हो गए, नंदू भैया वाला बंगला भी उसमें आया है। तो कल उस बंगले की जिस तरह की साफ सफाई हमने देखी, उससे हमारे अंदर ऐसा लगा, क्योंकि एक पत्रकार 24 घंटे सजग रहता है, हमें लगा कि कोई ना कोई तैयारी यहाँ चल रही है। तो शिवराज जी विकल्प भी तैयार रखते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि शिवराज जी मुख्यमंत्री निवास खाली कर रहे हैं, वहां जाके रहेंगे ही, लेकिन कल उन्होंने अपने बंगले को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। यदि पार्टी आदेश देती है तो वो शिवराज जी 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, वो अपने पुराने बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी तो पहली बात यह कि बहुमत किसको मिलता है, बहुमत मिलने के बाद में फिर सीएम कौन बनता है, लेकिन इतना तय है कि जिन 7 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से यहां भेजा था, वो 7 की 7 एक आध व्यक्ति ही कह सकते हो जो कह रहा है कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, बाकी सब फाइट में फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं ऐसे उलझ गए हैं 7 लोग, और बेशक वो लोग कहेंगे हमें शिवराज जी ने फंसा दिया, शिवराज जी हमको मदद नहीं कर रहे। अब ये क्या होता है, जब आदमी पराजय की तरफ जाता है या उसको कुछ होता है तो उनके सिर पे वो फोड़ने की कोशिश होती है। बहरहाल इस समय मध्य प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है तो कहानी तो शिवराज से शुरू होगी। बेशक शिवराज जी खुद आगे बढ़ के किसी को टोपी पहना दें, अपना ताज किसी और को दे दें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि शिवराज जी इतने सहज रूप से किसी को ताज देंगे। उन 7 में अगर बात करें, जैसे आप कह रहे हैं एक आध, तो उसमें एक वो कौन सा नाम हो सकता है जो चुनाव जीत रहा है, आपको लगता है? हाँ देखिए, बात तो सही है आपका कहना है, लेकिन जो हमारे पास खबर आ रही है उसके अनुसार संभवतः एक तो प्रहलाद पटेल का नाम बिल्कुल क्लियर माना जा रहा है कि प्रहलाद पटेल चुनाव क्लियर कट जीत रहे हैं, वहां उनको कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा लोधी वोट जरूर कट रहा है, लेकिन वो चुनाव जीत रहे हैं। फिर लौट के आते हैं हम उसी चीज पर, मतदान प्रतिशत पर। मालवा में मतदान प्रतिशत सबसे अधिक है, किसी जमाने में बीजेपी का गढ़ रहा है। 2018 में बीजेपी के साथ नहीं गया मालवा उस तरह से जैसा जाता था, तो इस मतदान प्रतिशत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी फाइनल फिगर नहीं आया है रिजवान भाई, सबसे अधिक वही है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। शाजापुर में सबसे ज़्यादा बताया है, और सबसे ज़्यादा बताया गया है लांजी में, जो महाकौशल का एरिया है, क्योंकि वहाँ 3 बजे तक ही मतदान होना है, इसलिए वहाँ फास्ट हुआ है। अभी हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन आप ये देखिए कि भोपाल भी तो बीजेपी का गढ़ है, यहाँ सबसे कम है भोपाल में। मैं लौट रहा था, इस पर मैं आपको ला रहा था, जो बड़े शहर हैं, भोपाल हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, ये जो बड़े शहर हैं, यहाँ मतदान का प्रतिशत, खासतौर से जो महानगर है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? महानगर में तो पोलिंग बहुत दूर भी नहीं होती, बहुत मुश्किल भी नहीं होता, तो क्या लगता है आखिरी में लोग वोट डालने जाते हैं यहाँ, या क्या वजह क्या है? थोड़ा क्लियर बता दूं, इसके लिए यदि मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम में नहीं लगा। जो भोपाल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमें पिछले 15-20 साल 25 साल के चुनाव में दिखता था, इस बार पोलिंग बूथ पर दिखाई नहीं दे रहा है।
निकाल नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी की पर्चियां नहीं बटी भोपाल में, आप घूम के देख लीजिए, पूरे भोपाल में 70% पर्चियां नहीं बटी हैं। इस बार पता नहीं भारतीय जनता पार्टी संगठन को क्या हो गया है कि बूथ लेवल का कार्यकर्ता उनका कमजोर दिखाई दिया हमें। वो ये शिकायत करता नजर आ रहा है कि चुनाव आयोग ने पर्ची नहीं पहुंचाई। ये तो पार्टी भी पहुंचा देती थी पर्ची, पार्टी ही पहुंचाती है। मेरे यहाँ कांग्रेस को लोग देने आए, चुनाव आयोग को लोग देने आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अलग हो। भगवान दास जी आज सुबह आए, मुझसे पूछा, मैंने कहा आ गई पर्ची, लेकिन सच्चाई है कि वो उतनी वो भारतीय जनता पार्टी की पर्चियां कई जगह नहीं बटी हैं। बूथ मैनेजमेंट, ये जो चुनाव बहुत शिद्दत से, खासतौर से पन्ना प्रमुख है, ये सब तरह की चीजें, आपको लग रहा है शहर में उस तरह की चीजें उतनी गंभीरता से नहीं? जिन विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी को उम्मीद थी कि उसका टिकट पक्का है, उसने अपनी व्यवस्थाएं कर ली थी, लेकिन जैसे दक्षिण पश्चिम भोपाल सीट पर अचानक आपने भगवान दास समनानी जी को उतार दिया, उनकी तैयारी नहीं थी यहाँ के हिसाब से, तो वहाँ जरूर कुछ दिक्कतें आई हैं। रविंद्र भाई, बहुत लोगों के आपने इंटरव्यू लिए, कुछ यादगार इंटरव्यू, कोई ऐसा जिक्र आप करना चाहेंगे? आपने कमलनाथ जी का भी लिया, एक कोई बाबा जी हैं उनका भी किया, और व्यूज किस अंदाज से आते हैं, कैसे आते हैं, किन चर्चाओं में आते हैं, ये भी थोड़ा हमारे दर्शक को बताइए। देखिए रिजवान भाई, ये मेरा भाग्य है और मैं मानता हूँ कि मैंने 60+ होने के बाद में ये चैनल चालू किया और मुझे इतना सहयोग, इतना सपोर्ट पूरे मध्य प्रदेश, देश, कई जगह तो विदेश से, अभी मुझे विदेश से भी कुछ संदेश आए थे कि भैया हमें यहाँ बैठ के, मतलब वो कतर से आया था शायद, और एक सऊदी से आया था, कि यहाँ बैठ के हमें मध्य प्रदेश की खबरों से हम अपडेट आपके चैनल के माध्यम से होते हैं, तो व्यूज़ तो मिल रहे हैं। लेकिन मेरा एक ऐतिहासिक इंटरव्यू मैं जो मानता हूँ कि कोई भी मीडिया वाला जिनका मुंह नहीं खुलवा पाया, उनका मैंने इंटरव्यू लिया, वो थे कृष्ण मुरारी मोघे जी। कृष्ण मुरारी मोघे जी ने जैसे ही मेरे को एक ग्रीन सिग्नल दिया कि हाँ मैं आपसे बात करने तैयार हूं, तो मैं दौड़ा हुआ गया और मैंने उनका इंटरव्यू किया, रघुनंदन जी शर्मा का इंटरव्यू किया। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। और आज मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे मैंने सोचा कि शायद मेरे इंटरव्यू दिखाने के बाद संगठन में कुछ हलचल होगी और इन पुराने नेताओं का कुछ उपयोग होगा। लेकिन रिजवान भाई, मैं अपने आप को फेल मानता हूं कि मैं वो करने में सफल नहीं रहा। हालांकि मैं किसी के लिए काम नहीं कर रहा था, पर एक लग रहा था कि ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया है। लेकिन हम बड़े, इस मामले में मैं बताऊं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के 20-25 नेता ऐसे हैं जो अब कोई टिकट नहीं चाहते थे, कोई पद नहीं चाहते थे, कुर्सी नहीं चाहते थे, वो सिर्फ इतना चाहते थे कि आप हमें बुला लें और हम एक नेता हुए थे, आप 3-3, 4-4 जले देते, तो जो बगावत थी वो बगावत दिखाई नहीं देती। लेकिन आप देखना इस चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी में क्या होने वाला है। मुझे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, पर मैं अभी बोलूंगा नहीं, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कैडर बेस्ड पार्टी है। लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें अभी से दिखाई दे रही हैं कि भाजपा में मूलभूत परिवर्तन मध्य प्रदेश कैडर में हो सकता है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है। और कल जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था गिरिजा शंकर जी का, तो उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये हम पहला चुनाव देख रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी प्रयोग तो कर रही है, लेकिन ये जो प्रयोग है वो जोखिम भरे हैं। यानी कि ये जो जितने भी प्रयोग यहाँ किए गए, चाहे अपने 7 सांसदों को भेजा, राष्ट्रीय महासचिव को भेजा, आपने शिवराज जी को पहले दूर किया, फिर शिवराज जी आपकी मजबूरी बने, आपने शिवराज जी को आगे किया, ये जितने भी प्रयोग यहाँ हुए हैं, सबसे बड़ा प्रयोग क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश में जिन मंत्रियों के खिलाफ बहुत विरोध था, उन सब मंत्रियों को टिकट दे दिए। जिन विधायकों के खिलाफ विरोध था, उनको टिकट दिए। तो ये जो टिकट देने की वो रही, यहाँ पर टिकट नहीं काट पाई बीजेपी, यहाँ गुजरात मॉडल यहाँ लागू नहीं हुआ, उसका कितना फायदा कितना नुकसान होगा ये अब 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे प्रयोग में बहुत बड़ी जोखिम जरूर ली है। तो आपको क्या लग रहा है, जो टिकटें नहीं काट पाए, उन्हें घर नहीं बैठा पाए, नए लोगों को नहीं ला पाए, आपको क्या लगता है, इच्छा शक्ति की कमी थी या ये बड़ा जोखिम होता? ये जितना बड़ा जोखिम लिया उससे ज्यादा बड़ा जोखिम होता हो? दरअसल मुझे यही लगता है कि 2024 की तैयारी के चक्कर में मध्य प्रदेश की रणनीति ठीक से बन नहीं पाई इनसे। वो खुद पार्टी हाईकमान कंफ्यूज रहा। पहले पूरा फोकस उनका था शिवराज जी को अलग थलग करने का, लेकिन जब उनको लगा कि यार इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा, उनको जो फीडबैक आया, तो फिर उन्होंने अपनी रणनीति चेंज की। तो मैं ये देख रहा हूं कि पार्टी हाईकमान ने मध्य प्रदेश को लेकर कई बार रणनीति चेंज की है, और इस रणनीति चेंज करने के चक्कर में अब जैसे शिवराज जी अड़ गए। जब ये शिवराज जी को पता चल गया कि अब मेरे बगैर इनका काम नहीं चलेगा, तो वो अड़ गए कि नहीं, मेरे को तो इनको टिकट दिलाना है। और फिर लोगों ने एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे को टिकट दिलाई हैं। अब वो कितने जितवा पाएंगे, हरा पाएंगे, वो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क लिया है, शिवराज ने भी लिया है, उनके समर्थकों ने भी लिया है, और पार्टी नेतृत्व कहीं ना कहीं कंफ्यूज था।
मतलब शिवराज मजबूरी है, ज़रूरी है टाइप धीरे धीरे होते गए और मोदी जी ने बहुत ढेर सारी सभाएं की, सबने की। आपने जो एक आवाज़ आप बने थे उन लोगों के, वो जो वरिष्ठ नेता हैं जिनका आपने, मोघे जी हों और भी कई वरिष्ठ नेता थे जिनका आपने बातें जिनकी पहुंचाने की कोशिश की। आपने, आपका बहुत सा दर्द तो उनका स्क्रीन पे भी दिख रहा था। ऑफ द रिकॉर्ड, भले आप किसी का नाम लेना चाहें ना लेना चाहें, ऑफ द रिकॉर्ड किस तरह का दर्द आपने उनका महसूस किया? नहीं, देखिए, रघुनंदन शर्मा जी से मेरी कल ही बात हुई और उन्होंने कहा था कि मतदान तक मैं खामोश रहना चाहता हूँ। कल भी उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे फ़ोन पे बताई हैं। लेकिन वो देखिए, ये लोग दिल से चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये पार्टी का नुकसान होना देना नहीं चाहते। मैंने ग्वालियर में राज चड्ढा जी का इंटरव्यू किया। राज चड्ढा जी के मतलब कहना चाहिए रोम रोम से भारतीय जनता पार्टी समाई हुई है, लेकिन ये लोग दुखी हैं। ये कह रहे कि ये कर क्या रहे हैं पार्टी के लोग, मतलब जिन लोगों ने 40 साल 50 साल इस पार्टी को दिए हैं और जिस तरह से इसको खड़ा किया है, उन्हें बहुत दुख होता है ना कि आप ट्रैक से उतर गए हैं। जैसे अभी बगावत आपको जितनी भी दिखी है, खैर आपने जो सवाल पूछा मैं उस मूल सवाल पे आता हूं कि एक्चुअली उमा भारती जी को देख लीजिए आप, क्या स्थिति है। प्रभात जी को देख लीजिए, अभी प्रभात जी इस लायक हैं कि उन्हें लगा दें तो आज भी वो 18 घंटे काम करने की क्षमता रखते हैं। सिंधिया सबसे बड़ा उदाहरण है उनके देखिए, अब मैं, आपने जो सवाल पूछा बहुत लेट पूछा, मैं इसी पे आने वाला था। दरअसल इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत जो रिजवान भाई है वो है दामाद। अब आप समझो, दामाद की डिमांड। दामाद, अब दामाद कौन है मैं अपने दर्शकों को बता दूं। पहली बार हुआ है जब नरेंद्र मोदी जी ने ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को गुजरात का दामाद और अपना दामाद बता दिया कि सिंधिया जी तो हमारे दामाद हैं। अब जब मध्य प्रदेश में नेताओं को घर बिठाने का सिलसिला शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे तक एक संदेश गया है कि मोदी जी अपने दामाद के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं, कांटे हटा रहे हैं। आप देखेंगे नरेंद्र सिंह तोमर जी के खिलाफ उस समय सीडी क्यों आई, चुनाव के बीच में क्यों आई, इसके पीछे दिमाग किसका है? अब कोई कुछ भी कहे, पर भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता में चर्चा है कि हमारी पार्टी के अंदर से किसी ने किया है, किया ही नहीं किया नहीं पता है, लेकिन एक माहौल ऐसा डेवलप हुआ है। और ग्वालियर चंबल संभाग में यदि आप घूम के आए, आप तो अभी दतिया से लौटे भी हैं, आप यदि ग्वालियर चंबल संभाग में घूमेंगे तो अब एक नई तरह की चीज वहां सुनाई देती है और वो ये देती है कि दामाद के लिए रास्ता खाली हो रहा है। तो ये जो एक नया है, और वहां का हर पत्रकार, मेरी कई पत्रकारों से बात हुई, मैंने देव सिनेवाली जी का इंटरव्यू दिखाया भी है, उनका कहना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में बहुमत मिला तो भूल जाओ सिंधिया के अलावा कोई मुख्यमंत्री होगा। अभी फिलहाल जमीन पर आप तो उस क्षेत्र से आते ही भी हैं, ग्वालियर चंबल संभाग से आप हैं, आपकी परवरिश वहीं हुई, जन्म वहीं हुआ, वहीं के आप हैं, तो आप सिंधिया की स्थितियां क्या देख रहे हैं और सिंधिया की वजह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या देख रहे हैं आप उस रीजन में? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में किसी की कोई स्थिति नहीं है, यहाँ स्थिति एक व्यक्ति की, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जिसके साथ खड़े हो जाएंगे वो पहलवान है और बाकी आप समझ लो कोई क्या है। सीधी सीधी बात है। आज मैं आपको बता रहा हूं, यदि सिंधिया जी के अलावा कोई और होता, देखिए आप उनके 5-7 लोग, 5 टिकट उनके लोगों के काट दिए गए। 7 लोग पहले चुनाव हार चुके हैं उनके साथ जो आए थे, तो वो उसमें से 1 या 2 को दिया है, 3 को उनमें से भी नहीं दिया है अपना टिकट। तो सिंधिया जी के इनमें से आधे लोग फिर हार जाएंगे चुनाव। तो सिंधिया जी की स्थिति वैसे मोटे तौर पर देखी जाए तो बहुत किनारे हो चुके हैं सिंधिया जी। व्यक्तिगत रूप से वो राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर। ग्वालियर का रिजल्ट, उनकी ग्वालियर के रिजल्ट से यदि उनकी मजबूती नापी जाएगी तो सिंधिया जी बहुत कमजोर होंगे। लेकिन सिंधिया जी के अब पीठ पर जब अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी का हाथ हो तो आप अंदाज लगा लीजिए कि वो कितनी ताकतवर है। गुजरात कनेक्शन जो है वो, और अब दामाद है, अब दामाद, अब कनेक्शन एक्शन कुछ नहीं। फिलहाल तो नरेंद्र मोदी जी ने खुद घोषणा कर दी है कि सिंधिया दामाद है। तो दामाद के प्रति तो आप जानते हो कितना अपने भारतीय परंपरा में दामाद के प्रति कितना सम्मान रहता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में तो रंग भी राजा बन जाता है, लेकिन यहाँ तो महाराजा है और महाराजा तो महाराज भी है। तो आपको लगता है आने वाले वक्त में अगर इनके अनुकूल सब कुछ रहा भारतीय जनता पार्टी के, तो महाराजा ही महाराज बनेंगे? बन सकते हैं। यद्यपि आज उनका मैं बयान देख रहा था कि मैं सीएम की दौड़ में नहीं हूं, मैं 13 में भी नहीं था, 18 में भी नहीं था, लेकिन ये सब जानते हैं कि उनके पिताजी की भी अंतिम इच्छा ये की थी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ एक बार ले लूं, चाहे 1 दिन के लिए ले लूं, और इनकी भी इच्छा अंदर से है। बेशक वो बाहर बयान कुछ भी देते हैं,
लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं रिजवान भाई, आप नोट कर लो, मैं ग्वालियर का रहने वाला हूं और मुझे भी ये लग रहा है कि जो हालात बना दिए गए हैं पार्टी हाईकमान द्वारा, बेशक पार्टी में पूरे सभी लोग छोड़ के चले जाएं, कोई चिंता नहीं है दिल्ली वालों को। एक बार यदि बहुमत मिला तो वो सिंधिया जी को शपथ दिलाएंगे। ये जो वरिष्ठों की बात कर रहे थे हम, देश भर में वरिष्ठ जो हैं, लालकृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, इस तरह के जो भी वरिष्ठ नेता थे, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। लेकिन मध्य प्रदेश के इन लोगों को तो मार्गदर्शक क्लब भी नहीं बना इनके लिए। इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? नहीं, आप इन्हें घर बैठाने कोई मार्गदर्शन मंडल मान लें। मैं वैसे तो देखिए, मैं आपको बताऊं, चुनाव के बाद अभी हमें वेट करना होगा, क्योंकि 23 के बाद 24 आने वाला है। 23 का सबक हमें 24 में लेना होगा इनको। यदि नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे उमा जी ने कह दिया बड़ा साफ, कल टीकम को लगाई दिया, आपने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, कुछ भी हो जाए मैं 24 में चुनाव लड़ूंगी। इसका अर्थ क्या है? पार्टी की टिकट दे या ना दे, मैं चुनाव लड़ूंगी, बड़ा साफ कह दिया उन्होंने। ये बड़ी हिम्मत का काम है। हालांकि ये बात अनूप मिश्रा ने भी कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो वो घर बैठ गए। उमा जी को टिकट नहीं मिली तो वो फर्क है उमा भारती और अनूप मिश्रा। हाँ, निश्चित तौर पे उमा भारती और उमा भारती ने अलग अलग राज्यों से अलग अलग चुनाव जीते हैं हर बार। उमा भारती सेल्फ मेड नेता है, अनूप मिश्रा जाहिर है किसी के भांजे हैं। अरे बहुत बड़ा पब्लिक बेस है। उमा भारती जहाँ खड़ी होती है लाइन वहीं से शुरू होती है। उमा भारती के का जिक्र आया, तो उमा भारती की जो ये सारी परिस्थितियां बनी, इसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं आप? क्या हुआ कि उनको बिल्कुल किनारे कर दिया गया, स्टार प्रचारकों की सूची तक में नहीं रखा गया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लौट कर आई थी? नहीं तो दिग्विजय सिंह को तो दिग्विजय ही मान लिया था, तो ये लगता ही नहीं था कि दिग्विजय सिंह के अलावा मध्य प्रदेश में कुछ और है। देखिए, आपके इस सवाल का जवाब मैं बहुत छोटा सा और एक लाइन में देना चाहता हूं और यहीं खत्म, कि उमा भारती का कोई दुश्मन नहीं है, वो खुद अपनी दुश्मन है। एक आखिरी सवाल है, मैंने पहले भी पूछा था, आपने बहुत ढेर सारे इंटरव्यू लिए, शुरुआत किया था जब आपने सोचा था कि आपको सबकी खबर लेनी है तो आपके को बहुत जोखिम भरा भी लगा होगा। जाहिर है आप एक अखबार में, प्रतिष्ठित अखबार में भी आप हेड करते हैं, उसके संपादक हैं, तो ये जोखिम जब आपने लिया तो उस वक्त आपने क्या सोचा था, क्या खोया क्या पाया? दरअसल ईमानदारी से बताऊं कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ कहा नहीं। मैं एक्चुअली जर्नलिज्म में आया हूं और जिस तरह की पाबंदियां आपको मुख्य धारा के अखबार में या चैनल में हैं, वहां मैं फिट नहीं पाता अपने आप को। तो मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति के लिए कोई मंच होना चाहिए। तो पिछले काफी समय से मैं सोशल मीडिया पे, कभी फेसबुक पर लिखता था, कभी मैं ट्विटर पर लिखता था, कभी कुछ छोटी छोटी टिप्पणियां करके चुटकियां लिया करता था। लेकिन मुझे लगा कि यूट्यूब एक ऐसा मंच है जहां मैं अपनी बात कह सकता हूं। तो मैंने ये कोई व्यावसायिक तौर से शुरू नहीं किया, एक शौकिया तौर पर शुरू किया और अभिव्यक्ति के लिए शुरू किया। लेकिन ईश्वर का साथ मिला, आप सब मित्रों का और तमाम सारे लाखों दर्शकों का मुझे प्यार मिला कि आज केवल 8 महीने में ये चैनल पूरे देश भर में, एक मतलब मध्य प्रदेश में तो काफी चर्चा का विषय बनता है। मैं और हमारे कैमरामैन रहमान भाई, जब हम लोग जाते हैं अब भोपाल के बाहर, तो गांव गांव में लोग हमें पहचान लेते हैं शकल देख के, अरे सबकी खबर हम देखते हैं और इतना सम्मान लोग देते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है और हमें लगता है कि अब इस लाइन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर एक अभिव्यक्ति के लिए शुरू किया है और बस हम इसको कमाई का कोई जरिया नहीं बनाना। ईश्वर की कृपा से जो जीवन के 10, 15, 20 साल मेरे पास हैं, उसके लिए मेरे पास दाल रोटी की व्यवस्था है। मैं इस मंच को सिर्फ अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए बनाना चाहता हूँ रिजवान भाई, इसके अलावा कोई नहीं। इस सवालों के कुछ लालच थोड़े से रह गए, क्षमा कीजिएगा, आगे बढ़ता हूँ उसमें। आप जब ये प्रसिद्ध हो गया तो बहुत लोग आपकी तरफ बढ़े होंगे, आपका साथ चाहते होंगे, और जाहिर है कि जब मीडिया आज के दौर में जिस तरह का मीडिया है, उसे ऐन के इन प्रकार ने अपने समर्थन में कर लेने की जो एक हवस, मैं इसको हवस ही कहूँगा, ये जो हवस है, ये आप इससे दो चार हो रहे हैं या कैसा आप कैसा अनुभव? नहीं, एक्चुअली बीजेपी और कांग्रेस ये 2 दल हैं बड़े, और दोनों दल के लोग मेरा व्यवहार जानते हैं, मेरा नेचर जानते हैं और दोनों में मेरे अच्छे मित्र हैं। आज भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये चैनल बीजेपी के लिए काम कर रहा है या कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। आप यदि हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो हमें जब हम कुछ खबर चलाते हैं तो बीजेपी वाले भी हमें गालियां देते हैं और कांग्रेस वाले भी देते हैं, क्योंकि वो, और हम मिटाते नहीं हैं, हम उनके कमेंट को डले रहने देते हैं, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि हमने क्या कहा है और लोगों ने क्या समझा है या लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं। ये एक इतना अच्छा मंच है, यहाँ आलोचना का भी स्वागत होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, और हम स्वागत करते हैं। देखो, हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं और हम तलवार की धार पर चलते हैं,
हमसे भी कभी गलती हो सकती है, हमारे अपने विचार भी कई बार स्वतंत्र पत्रकारिता पे हावी हो जाते होंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि हम बहुत ज़्यादा निष्पक्षता से चल पाते होंगे। कई बार लगता है कि हम व्यक्तिगत विचार, होता क्या है रिजवान भाई कि न्यूज़ और व्यूज़ दो चीज़ें होते हैं। अब जब न्यूज़ में व्यूज मिल जाते हैं तो वो निष्पक्षता नहीं रहती है। तो निश्चित तौर पे कभी कभी मुझसे भी ये भूल होती होगी, और भूल क्या है, कई बार जानबूझ के होता होगा, क्योंकि व्यूज को हम कहाँ तक रखेंगे, कभी कभी तो इसमें मिलाना ही पड़ता है, कभी कभी मिलाना पड़ता है। तो न्यूज़ में जब व्यूज मिल जाता है तो वो निष्पक्षता से। ये व्यूज भी तो 40 साल के हैं, कोई एक दिन का व्यूज तो है, 40 साल का अनुभव। मैं आपको बताऊं रिजवान भाई, लोगों को इतना पसंद आ रहा है, मेरे ये व्यूज लोगों को पसंद आ रहे हैं कि नहीं आप सही बोल रहे हो, आप बात सही कर रहे हो। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 80 से 90% लोग, यदि आप मेरे कमेंट पढ़ें, तमाम सारे लोगों के कमेंट आते हैं, लोग ज़्यादातर कहते हैं कि आपका तरीका हमें पसंद है, आप जिस बेबाकी से बात कर रहे हैं वो हमें पसंद आ रहा है। तो यदि लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ को नहीं पसंद आ रहा है, मैं उनसे क्षमा मांग लेता हूं कि भाई नहीं पसंद आ रहा है तो आप एक काम करें, आप अनसब्सक्राइब कर लें, आप अपने आप को, आप दुखी मत हो। पर मेरी जो आदत है, मेरा जो स्वभाव है, अब मैं उस स्वभाव को तो नहीं बदल पाऊंगा। ये जो पत्रकारिता है, खासतौर से बड़े बड़े मीडिया हाउस, बड़े बड़े कारपेट हाउस के भरोसे हो गई है, या ये कहें कि उनके कदमों तले चली गई है, थोड़ा कड़ा शब्द हो जाएगा, लेकिन स्थितियां तो यही है। और ऐसे मीडिया की साख पर बहुत बुरा असर पड़ा है। तो ऐसे समय में ये जिस तरह के प्रयोग आप कर रहे हैं, या और भी बहुत से लोग कर रहे हैं, उसको आप दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? ऐसी चीज़ों के लिए क्या संदेश देना? मैं दर्शकों से कहने के बजाय उन तमाम सारे मित्रों को कहना चाहता हूं जो ऐसे प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मैं ये देख रहा हूँ कि इस मीडिया, जैसे आप देखेंगे कि मुख्य धारा का मीडिया टोटल सत्ता के साथ हो गया है, क्योंकि उसकी मजबूरी है, बगैर विज्ञापन के आप चला नहीं पाएंगे, और विज्ञापन आपको तब मिलेंगे जब आप सरकार का साथ देंगे। बड़ा क्लियर हो गया है। ऐसे में आपको ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिला है, पर इस प्लेटफॉर्म को आप एक तरफा ना करें। आपको ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि नहीं सरकार ने मीडिया पे कब्जा कर लिया तो हम सरकार का विरोध करें। मेरा ये कहना है कि सरकार अच्छा काम करती है तो हमें उतनी ही ताकत से सरकार की तारीफ करना चाहिए, और गलत कर रही है तो उतनी ताकत से हमें उसकी आलोचना भी करना चाहिए। और फिर आपका व्यक्तिगत जीवन ऐसा होना चाहिए कि यदि आपके ऊपर कोई हमला होता है तो वो सहन करने की क्षमता भी आप में होना चाहिए, जो मेरे अंदर है। मुझ पे यदि कोई ये जिस घर में आप बैठे हैं ना, इस मकान की भी नफ्ती हो चुकी है नगर निगम से, तो हाँ आप साक्षी हैं। तो ये तमाम सारे हमले होते हैं, और हम हमलों से इसलिए निकल के आते हैं क्योंकि हमने वो अपने अंदर वो हिम्मत डेवलप की। एक मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा अफसर, वो आपको धमकाने की भी भेजा था, FIR भी करने की जरूरत। हाँ, सीधी राधेश्याम जी जुलानिया, और वो उनकी स्थिति सबको पता है, आज पूरे मध्य प्रदेश को बताने की जरूरत नहीं है। और मैं आज बैठा हुआ हूँ पूरी ताकत के साथ। मैंने जो खबर छापी, आज भी मैं कह रहा हूं कि मैंने कोई खबर गलत नहीं छापी उनके खिलाफ, जुलानिया साहब के खिलाफ, और जुलानिया जी जिस कोर्ट में चाहे वहां सिद्ध कर दूंगा। सरकारों के पास बहुत संसाधन होते हैं, उसको अपनी खबर चलाने, अपनी बात पहुंचाने के लिए बहुत से माध्यम हैं, और वो बहुत ज्यादा पहुंचा सकती है। लेकिन जो आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं, जो आम आदमी की, विपक्ष की जो आवाज है, उसके लिए एक बहुत सशक्त प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और जाहिर है आप जैसे प्लेटफॉर्म उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें विपक्ष का क्या नजरिया है आप लोगों के लेकर, और सरकार का भी क्या नजरिया? देखिए रिजवान भाई, मैं आपको बड़ा साफ कह दूं, यही जो आप कह रहे हो यही गलती हो रही है। कई प्लेटफॉर्म वाले केवल विपक्ष की आवाज बन के रह गए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप विपक्ष की आवाज क्यों बनते हो, आप सत्य की आवाज क्यों नहीं बनते? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, आप विपक्ष की आवाज क्यों बनते हो, आप सत्य की आवाज क्यों नहीं बनते? जो सच है वो दिखाओ आप। क्या एक बात बताइए, कोई भी सरकार हो, मोदी जी की हो, शिवराज जी की हो, या छत्तीसगढ़ चले जाए भूपेश बघेल की सरकार हो, सरकारें सारा गलत काम नहीं करती, कुछ अच्छा भी तो करती हैं। तो जो अच्छा कर रही हैं आप उसकी तारीफ करो और उसका सपोर्ट करो, उसके साथ खड़े हो, और गलत कर रही हैं तो उतनी ताकत से उनका विरोध भी करो। दिक्कत क्या हो रही है कि हम जब अच्छा करते हैं तो सरकारों से उम्मीद करते हैं कि सरकार हमको कुछ देंगी, हम विरोध करते हैं तो सरकार से छुपके करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये एक लंबी बहस और चर्चा का विषय है। पर मेरा ये कहना है कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म को पूरी तरह सत्ता का और पूरी तरह विपक्ष का बनाने के बजाय सत्य के साथ खड़े हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। सकारात्मक ढंग से चलें, नो नेगेटिव के स्टाइल में चलें। नेगेटिव तो होती है चीजें, लेकिन उद्देश्य हमारा नकारात्मक नहीं होना चाहिए। जनता की भाई, इस बात पे भी मैं आपको बताऊं, एक बड़ा समाचार पत्र पत्रकारिता के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा है कि वो लिखता है नो नेगेटिव न्यूज। एक दिन उसने, हाँ, मुझे यह बताइए कि न्यूज नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो सकती है? न्यूज तो न्यूज होती है। न्यूज का मतलब है जो घटना घटित हुई वो घटना को हम समाचार कहते हैं। अब यदि हम उस न्यूज के अंदर अपने व्यूज डाल देंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव होगी।
तो मेरा कहना है कि ये धोखा, ये बहुत बड़ा धोखा है ये कहना कि न्यूज़ नेगेटिव हो सकती है, न्यूज़ पॉजिटिव हो सकती है। न्यूज़ नेगेटिव पॉजिटिव हम बनाते हैं सत्ता की इच्छा के अनुरूप। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा धोखा है ये कहना कि न्यूज़ नेगेटिव और पॉजिटिव हो। मैं हमेशा इसका विरोध करता रहा हूं। मैं कहता हूं न्यूज़ तो नहीं, जब प्योर दूध आता है जिसमें मिलावट नहीं होती वो दूध कहलाता है, मिलावट होने के बाद। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि न्यूज़ नेगेटिव भी होती है, न्यूज़ पॉजिटिव भी होती है। रविंद्र भाई, आपने बहुत जोखिम लिए हैं अपनी पत्रकारिता के इस लंबे सफर में, बहुत नए नए प्रयोग भी किए हैं और आप एक नया प्रयोग सबकी खबर आपने किया है एक अखबार में संपादक होने के साथ साथ, और आज आपने एक और नया प्रयोग किया है, आपने आज मुझे अपनी सीट पर बैठा दिया। ये भी एक बहुत साहस का काम है, ये सब आम सामान्य व्यक्ति के बस का नहीं है। आपने मुझे अपनी सीट पर बैठाया, जहां आप बैठे हैं कुछ दिन पहले मैं वहां आपके साथ बैठा था, इसी तरह से हमने चर्चा की थी। लेकिन आज अंदाजे में कुछ और है, इसलिए कि मेरे सवाल हैं, जवाब आपके हैं। हाँ, आप बड़ा हमलावर अंदाज से, तीखे अंदाज में पूछते हैं और मैं वही पोलाइट अंदाज में पूछता हूं, लेकिन सवाल तो सवाल होते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये अवसर दिया, हमें समय निधन भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आज आपने मतलब केवल चुनावी नहीं, आपने व्यक्तिगत लाइफ को लेकर भी काफ़ी सवाल कुरेदे मुझे, और मेरे से जितना संभव बन सका। मुझे नहीं पता कि हमारे दर्शकों को इसको कितना अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन इतना तय है कि जब तक हम इस चैनल को चलाएंगे हम उसी तरह चलाएंगे फक्कड़ी अंदाज में, और हम सत्य का साथ खड़े नजर आए, यही हमारा प्रयास है। हम गारंटी तो नहीं ले सकते, इंसान है, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन कोशिश पूरी होगी कि हम सत्य का साथ दें और दर्शकों की जो जिज्ञासा है उनकी पूरी करने की कोशिश करें। धन्यवाद आपका। तो ये थे रविंद्र जैन साहब, सत्य के साथ रहेंगे। उन्होंने चुनाव के बारे में भी बात की कि अगर प्रतिशत अधिक बढ़ता है तो सत्ता के खिलाफ जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पत्रकारिता के लिए ऐसे मंच बहुत जरूरी हैं, इसलिए उन्होंने जोखिम लिया है। और अब 60 साल की उम्र में इस बात की चिंता नहीं है क्या नफा क्या नुकसान, बहुत कुछ पाया है और आगे भी इस प्रक्रिया को निरंतर ऐसे ही जारी रखेंगे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप दर्शकों से एक अपील और है कि हमारे चैनल को समर्थन कीजिए, और इस तरह की आवाज़ों को समर्थन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप YouTube में इसे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर Facebook में देख रहे हैं तो उसे लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।